फोन की घंटी लगातार बज रही थी। सुमन जल्दी से रसोई में से अपने पल्लू से हाथ पोंछती हुई दौड़कर आई। आकर फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, हेलो, क्या मैं सुमन से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं सुमन ही बोल रही हूँ, सुमन ने कहा तो उधर से आवाज आई, सुमन, मैं तुम्हारा भाई सोमेश बोल रहा हूँ। ये सुनते ही सुमन के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। हेलो हेलो सुमन, क्या हुआ? सुनो, एक बार मेरी बात तो सुनो। सुमन ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया और घबराई हुई आवाज में बोली, सोमेश भैया, तुम पर मैंने सुना था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उधर से आवाज आई, सुमन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, ज़रा ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवित होने की खबर तुमसे छिपाई, या यूं कहूँ कि अपने मरने की खबर तुम तक पहुँचाई। उसके पीछे भी एक कारण था। पहले मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे दिल थाम कर सुनो कि मेरे साथ साथ तुम्हारी बेटी भी जिंदा है, जिसको तुमने मुझे सौंपा था। क्या ये बोल रहे हो सोमेश तुम? हड़बड़ाई सी हुई सुमन आंखों में से एक विस्मित और खुशी से मिश्रित धारा बह निकली। फिर थोड़ी आवाज को संभालते हुए बोली, भैया, ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम? सुमन, ये मजाक नहीं है, हकीकत है। इसके पीछे क्या कारण था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ तुम मेरी बात मानो और जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंपना चाहता हूँ। सोमेश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम ये बात सुनकर कश्मकश में पड़ जाओगी, क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। सुमन, जिन परिस्थितियों में से तुम्हें उबार कर तुमने भैया ने मेरी जिंदगी को ठहराव देने का प्रयत्न किया था, वही विकट स्थिति आज फिर तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई है। एक लंबी सांस खींचते हुए सोमेश ने कहा, तुम्हारी बेटी आज तक मेरे पास एक अमानत ही सही, पर मेरी बेटी बनकर मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। आज भी शायद मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल न देता, पर मेरी मजबूरी समझो या तुम्हारी किस्मत, जो आज फिर तुम्हें उसी मोड़ पर ले आई है जिस मोड़ पर तुम अपनी बेटी से जुदा हुई थी। सुमन, दरअसल मुझे कैंसर है और अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैंने अभी तक ये बात रिया को भी नहीं बताई, क्योंकि वो ये बात सह नहीं पाएगी, बिखर कर टूट जाएगी, लेकिन ये बात छिपी भी नहीं रह सकती। इसलिए इससे पहले कि रिया इस हकीकत का सामना करे और बिखर जाए, तो उससे पहले ही तुम आकर उसे ले जाओ, ताकि मैं निश्चिंत होकर मर सकूं। देर मत करना सुमन, क्योंकि इसके अलावा अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, वरना मैं तुझे परेशान नहीं करता। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहते हुए सोमेश ने फोन काट दिया। ये सुनकर सुमन के हाथ पांव फूलने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा, मैं कैसे जाऊं, क्या करूं? अपने सवालों से जूझती हुई सुमन उन पलों को टटोलती हुई यादों में खो गई। सुमन बचपन से ही अपने माँ बाप को खो दिया था, इसलिए अपने बड़े भाई सोमेश की ही गोद में पली बड़ी थी। छोटे से कस्बे में रहने वाले भाई की छाया में यूं तो कोई कमी नहीं आई, पर भैया बहुत ही पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे। शायद माता पिता की परवरिश के अभाव में कस्बे में जो बड़े बूढ़ों ने समझाया दिखाया, वही उसके बाल मन में अपना लिया और वहीं अपनी छोटी बहन सुमन पर भी लागू करते रहे। खुद भी ज़्यादा पढ़ नहीं पाए और ना ही सुमन को इंटर के बाद पढ़ने दिया। जल्द से जल्द सुमन के हाथ पीले कर अपने फर्ज को पूरा कर देना चाहते थे, इसलिए उनकी दृष्टिगत जो उपयुक्त परिवार मिला उसे देखकर उन्होंने सुमन की शादी कर दी। सुमन के पति थे तो इंजीनियर, पर परिवार काफी बड़ा था उनका। 3 भाई थे, दोनों बड़े भाई भी शादीशुदा ही थे और उनके 2 लड़के थे। सुमन के पति रोहित माँ के लाडले और उनकी बात को आंख बनकर मानने वाले आज्ञाकारी बेटे थे, क्योंकि माँ को कहे बगैर तो रोहित अपनी पत्नी सुमन के पास बैठता भी नहीं था। घुमाने ले जाना तो बहुत दूर की बात थी। माँ का आज्ञाकारी बेटा अपनी पत्नी को समझने वाला पति न बन पाया। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब सुमन को शादी के कुछ महीने बाद पता चला कि वो माँ बनने वाली है। इस सुखद खबर ने तो उसको मानो उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि चांद में दाग होता है, या यूं कहे कि चांद को भी ग्रहण लगता है। सुमन की भी खुशनुमा जिंदगी को ग्रहण लग गया था। ससुराल वालों की पुरानी सोच और दकियानूशी विचारों से उनके दिलो दिमाग में बुरी तरह समाये बेटे और बेटी के बीच भेदभाव ने सुमन को खुशी के आसमान में उड़ने से पहले ही धरातल पर पटक दिया था। रोहित ने अपनी माँ का फरमान सुमन को सुना दिया कि हमारे घर में पीढ़ियों से बेटों ने ही वंश बेल बढ़ाई है और मेरे दोनों भाई भी इसी परंपरा को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं, इसलिए वो भी सुमन से बेटे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये सुनते ही सुमन हतप्रत हो गई, माना कि वो एक भी छोटे कस्बे से आई थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर इतनी समझ तो उसमें भी थी कि लड़के और लड़के में मतभेद करने का जमाना अब नहीं रहा। अब लड़कियों को भी वही सम्मान और स्थान मिलने लगा है जो लड़कों को दिया जाता है। उसने रोहित को समझाने की बहुत कोशिश की कि देखो रोहित, आप क्यों लड़के और लड़की में इतना अंतर कर रहे हैं, क्यों हमारे होने वाले पहले बच्चे की खुशी को कम कर रहे हो।
और फिर अगर हमारे घर में पीढ़ियों से बेटी नहीं हुई आई तो अब आने दीजिए ना। लक्ष्मी का रूप होती हैं बेटियां। और फिर हमारे घर किसी बात की कमी तो नहीं है कि हम उसे पाल ना पाएंगे। जेठ जी के बेटे भी तो अपने बेटे जैसे ही हैं, उन्हें भी एक बहन मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि बेटी ही आएगी, पर अगर बेटी आए भी तो क्या आपत्ति है। ये सुनकर रोहित आग बबूला हो उठा और गरजते हुए बोला कि अपना भाषण अपने पास रखो। मेरे बड़े भाइयों ने दो दो बेटों को जन्म देकर इस परिवार की वंश वेला को आगे बढ़ाया है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे भी कम से कम दो बेटे हों। जहाँ तक बात है कि हमें कैसे पता होगा कि आने वाला पहला बच्चा बेटा होगा या बेटी, तो हम टेस्ट करवाएंगे। बेटा हुआ तो ठीक है, और अगर बेटी हुई तो उसका गर्भपात करवा देंगे। समझी तुम? अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, बस। इतना कहकर रोहित वहां से चला गया। सुमन रोहित का ये नया रौद्र रूप देखकर चकित रह गई। सुमन की किसी भी दलील का रोहित पर असर होना तो दूर, अपितु अब तो उसे रोहित की इस धमकी से डर लगने लगा था, और वही हुआ जिसका सुनने का डर था। 4 महीने बाद टेस्ट करने पर लड़की की रिपोर्ट आई तो रोहित ने भी वही उस कन्या भ्रूण को गिराने की बात लगभग तय ही कर ली थी कि सुमन ने पहले ही घर आने की जिद की। शायद उसे अभी भी एक आशा थी कि वो रोहित को समझा बुझा कर अपनी पहली बार मां बनने की खुशी और उसी बच्ची को बचाने की कोशिश कर लेगी। पर रोहित और सारा परिवार टस से मस न हुआ। उल्टा सुमन की सास ने भी ये ऐलान कर दिया कि उस बच्ची को अपने मायके में जाकर गिराए, क्योंकि अभी तक उन्हें ऐसा पाप करने की नौबत नहीं आई थी और इस कन्या भ्रूण हत्या के पाप के भागीदार भी नहीं बनना चाहते थे। ये सुनकर सुमन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सबकी इस बेवकूफ़ी और बचकाना हरकत पर उसे गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बुदबुदाई, वाह क्या बात है, पाप भी करना है और भागीदार भी नहीं बनना। सब के सब कितने स्वार्थी हैं। तो मैं क्या करूं? माँ बनने की खुशी मनाऊं या पेट में लड़की होने का दुख मनाऊं? क्या मेरी इच्छा का या मेरे अस्तित्व का कोई मोल नहीं है? लड़की को जन्म देना और गिराने का कष्ट तो मेरे शरीर को झेलना है। फिर मुझसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि मुझे क्या चाहिए? मन ही मन वो खुद से सवालों और जवाबों की उधेड़-बुन में लगी रही और अगली सुबह ही उसे उसके मायके भेज दिया गया और साफ शब्दों में कहा गया कि इस पाप से मुक्ति पाकर ही वापस आना। जैसे तैसे करके सुमन मायके आ गई। भैया ने डॉक्टर से बात करके तारीख तय कर ली। 4 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था, लेकिन सुमन को मानो एक पल का भी चैन नहीं था। 2 रातें उसने करवटें बदल कर निकाल दी कि कैसे बचाएं वो अपनी नन्ही सी जान को। कोई रास्ता सुझाव नहीं दिया तो उसने अपने मन की बात अपने भैया को बताई, पर उसका भी ये जवाब सुनकर वो सख्ते में आ गई। भैया ने भी समाज की ऊंच नीच का हवाला देकर और ससुराल वालों की बात मानने में भलाई समझी। साथ ही अपनी मजबूरी भी बता दी, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति उनकी अपनी भी शादी करने की मंशा निहित थी। इसलिए वो किसी का विरोध का सामना नहीं करना चाहते थे, चाहे फिर वो सुमन के ससुराल वाले हों या समाज वाले। एक एक पल सुमन को भारी लग रहा था। कोई साथ देने को तैयार नहीं था और वो हर लम्हा ईश्वर से अपनी बेटी को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। ईश्वर की कृपा थी या उस पर परी की किस्मत की डॉक्टर के पास जाने से एक दिन पहले सुमन के भाई का दोस्त रमेश घर पर आया और जब उसने सुमन को भी वहां देखा तो सुमन उससे नजर चुरा रही थी। सुमेश भैया से पूछने पर उन्हें जब सुमन के परेशान होने पर उसकी नजर चुराने का कारण पता चला तो एक बार वो को चुप हो गया। फिर उसने सुमन को बुलाकर उसकी इच्छा जानना चाहा तो सुमन ने रोते हुए उसे अपनी सारी इच्छा बता दी। जानकर रमेश सुमन के भाई को समझाते हुए ये पाप करने से रोकने को कहा, पर जब भैया अपने दलीलों से रमेश को समझाने लगे तो सुमन अपने भाई के पैरों में गिरकर मिन्नतें करने लगी कि प्लीज़ भैया, मैं अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। तो उसका भाई सुमेश उल्टा उसी पर भड़कते हुए बोला, तू पागल हो गई है सुमन, तू जानती है ना ऐसा करने से मैं तेरे ससुराल वाले तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। तुम मेरे पास हंसी खुशी आए तो ठीक है, पर इस तरह से ससुराल वालों के विरोध को झेल कर मायके पड़ी रहेगी तो मैं ये सहन नहीं कर सकता। फिर उसने अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा कि रमेश यार, तू ही समझा ना इसे। तो रमेश भी उल्टा सुमन का ही पक्ष लेते हुए बोला, पर सुमेश, हम जो करने जा रहे हैं वो भी तो गलत है ना। हाँ हाँ, तुम तो उसी का पक्ष लोगे ना, क्योंकि तुम सुमन से शादी जो करना चाहते थे और मैंने तुम्हें इस रिश्ते से मना कर दिया, तो तुम आज भी सुमन को पाना चाहते हो। सोमेश भैया खींच कर रमेश की तरफ मुखातिब होकर बोले। तो रमेश ने कहा, सोमेश, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कितनी गलत सोच हो गई है तुम्हारी। तुम अपनी बहन की खुशी न देखकर उल्टा मुझे दोष दे रहे हो। क्या हुआ जो ये रिश्ता नहीं हो सका? तो क्या मैं सुमन को दुखी देखना चाहूँगा? मुझे क्या पता था कि सुमन यहाँ आई है और उसे क्या परेशानी है। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए सुमन का पक्ष लेकर उसकी ज़िंदगी में खलल पैदा करूंगा। जो मुझे सही लगा मैंने कहा, बाकी तुम्हारी मर्जी। और ये तुम भाई बहन का मामला है
तुमने परेशानी बताई तो मैंने अपनी राय दी थी। हाँ, आज एक बात और कहूँगा कि मेरे दिल में बेशक वो भाव नहीं रहे, पर मैं आज भी तुम्हारे या सुमन के दुख में पीछे नहीं हटूँगा। ये कहकर रमेश वहाँ से चला गया। रमेश के मन में सुमन के लिए चाहत थी और उसने सुमेश से उसका हाथ मांगा और उसे पता भी नहीं, ये जान कर सुमन को झटका सा लगा। ऐसा क्या कारण रहा होगा जो भैया ने मना कर दिया इस रिश्ते से। ये बात सुमन को और भी परेशान करने लगी, तो उसने इस बात के बारे में अपने भैया से पूछा, तो उन्होंने बताया कि रमेश की आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं होने के कारण मैंने तेरी उसके साथ शादी नहीं की, क्योंकि मैं तेरा रिश्ता अपने से ऊंचे घर में करना चाहता था। अपने भाई की बात सुन सुमन की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, लेकिन भैया, आपको अपने दोस्त से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हाँ सुमन, अब तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कल सुबह ही मैं जाकर उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लूँगा। अगली सुबह सुमेश अपने दोस्त रमेश के घर गया और उनसे अपने किए गए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने लगा। तो रमेश ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं तो उस बात को कल ही भूल गया था, लेकिन सुमेश, आज भी एक बात कहूँगा कि तुम जो करने जा रहे हो वो गलत है। एक माँ की बच्ची को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देना, उस माँ पर क्या गुजरेगी। रमेश ने सुमन के भाई सुमेश को समझाते हुए कहा, तो सुमेश अपने दोस्त के पास बैठकर इस बात के बारे में वार्तालाप करने लगा। थोड़ी देर बाद सुमेश भैया एक फैसला करके रमेश को साथ लेकर आए, तो उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर सुमन को थोड़ी खुशी हुई। तभी उन्होंने अपना निर्णय सुनाया कि वो अपनी आने वाली भांजी का स्वागत करेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए अपनी बहन के ससुराल वालों से कितना भी विरोध क्यों न झेलना पड़े, पर अब वो अपनी बहन की खुशी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये सुनकर तो सुमन की खुशी का मानो ठिकाना ही न रहा। अगले सप्ताह जब सुमन के पति रोहित का फोन आया, तो सुमेश भैया ने अपना फैसला उनको बता दिया कि वो इस बेटी को इस दुनिया में आने से नहीं रोकेंगे। ये सुनते ही सुमन के ससुराल वालों ने सुमेश को खूब खरी खोटी सुनाई। सुमन की सास ने कहा कि लड़की के साथ सुमन की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। अगर उसे आना है तो लड़की को छोड़कर आ सकती है, वरना अपने मायके में ही बैठी रहेगी। ये सुनकर सुमन विचलित सी हो गई। आखिर कब तक लड़की पैदा करना या होना एक सजा का फरमान बना रहेगा। बच्ची का जन्म होने तक सुमेश भैया ने सुमन का पूरा ख्याल रखा और जब नन्ही सी परी आई तो उसकी देखभाल भी खुद करने लगे। पर एक दिन अचानक रोहित को सामने आया देख सुमन हैरान हो गई। उसे लगा कि शायद उसके पति और ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो उसे लेने आए हैं। माँ की आज्ञाकारी ही सही, पर सुमन के बिना रह भी नहीं पाता था रोहित। इतने दिनों की दूरी उन्हें सुमन तक खींच लाई। सुमेश भैया से माफ़ी मांगकर अपनी इच्छा जताने लगे कि वो सुमन को ले जाना चाहते हैं, पर उसकी बेटी को शायद कोई नहीं अपनाएगा। सुमेश भैया एक अजीब सी कश्मकश में फंस गए। फिर से अपनी बहन को उसके ससुराल में सम्मान सहित भेजने की चाह बलवती होने लगी। उनकी भांजी को इस संसार में लाने के साहस पर उनके अपने फिर वही समाज के दकियानुसी विचार हावी होने लगे। बहन के प्रति फर्ज और प्यार ने फिर से एक फैसला करने पर सुमेश को मजबूर कर दिया। वो भी सुमन की राय जाने बिना ही उसे सुमन को अपना फैसला सुना दिया कि वो अपने ससुराल जाएगी और उसकी बेटी उनके पास रहेगी। सुमन ने जब इस बात के लिए मना किया तो सुमेश ने खुदकुशी करने की धमकी दी। फिर थोड़ा शांत होते हुए बोला कि मैं तुझे वचन देता हूँ सुमन, कि तेरी बेटी को कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तू अपनी बेटी की ओर से निश्चिंत होकर अपने ससुराल जा। सुमन उसके जिद के आगे हार कर दिल पर पत्थर रखकर ससुराल चली गई, पर उसका मन हर वक्त अपनी बेटी से मिलने को बेचैन रहता। माँ की ममता इस कदर हावी हुई कि पति और ससुराल वाले अब उसे ताने कसने लगे, क्योंकि हर पल सुमन अपनी बच्ची की आवाज़ अपने कानों में सुनते हुए घबरा कर जाग उठती, पर उसकी हालत पर किसी को तरस न आता। एक दिन उसकी इस हालत से तंग आकर रोहित ने सुमेश भैया को फ़ोन किया और उन्हें सुमन के बारे में सारी बातें बताईं। तो सुमेश ने रोहित को आश्वासन दिया कि जल्द ही वो इस बात का समाधान ढूंढ लेंगे। कुछ दिनों बाद फ़ोन आया कि रमेश और सुमेश भैया सुमन की बेटी रिया को लेकर कहीं घूमने जा रहे थे और उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर किसी गहरी खाई में गिर गई, जहां से किसी के बचने की उम्मीद भी नहीं रही। सुमन ने सुनकर चक्कर खाकर गिर पड़ी। भाई और बेटी के जाने के सदमे से अभी उभरी नहीं पाई थी कि मालूम हुआ कि वो फिर से माँ बनने वाली है। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया और सुमन 2 जुड़वा बेटों की माँ बन गई। ससुराल में उसकी खूब इज्जत बढ़ गई। उसके और उसके बच्चों की नाज नखरे उठाने को सब तैयार रहते। सुमन धीरे धीरे बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो गई, पर अपने गम को पूरी तरह वो भुला नहीं पाई थी। आज करीब 10 साल बाद जब उसे पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो रोए यहाँ से। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इतने सालों पहले उसकी बेटी को अपनाया नहीं गया तो आज उसके ससुराल वाले कैसे अपनाएंगे। अब तो
2 और सदस्य उसके अपने बेटे भी थे। ये भी शायद नहीं अपना पाएंगे अपनी बहन को। पीढ़ी दर पीढ़ी घर में सिर्फ लड़के पैदा होने से सब मर्द सदस्यों में पुरुष होने का दम कुट-कुट कर भरा था। बिना इस बात के एहसास किए ही कि उन्हें जन्म देने और उनके वंश को आगे बढ़ाने में एक औरत का ही हाथ है, फिर क्यों एक औरत के अस्तित्व को नकारने की मूर्खता कर रहे हैं। पर अब वो करे भी तो क्या करे। आज वो आखिर उसे रोहित और अपने बेटों के इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। हम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते। ईश्वर के किसी निर्णय को बदलने की कोशिश हम कैसे कर सकते हैं। हम जिस चीज़ से भागते हैं किस्मत हमें फिर वहीं लाकर खड़ा करती है। सुमन अपने आप ही बदबुराती हुई शाम को अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। शाम को जब रोहित घर आया तो सुमन ने उसे सारी बात बताई कि उसकी बेटी अभी जिंदा है और वो उसके भाई के पास है। उसकी बात सुनकर रोहित झल्ला कर बोला, आज इतने सालों बाद तुम अपने भाई की बात पर विश्वास करके बेवकूफ़ मत बनो। सुमन, क्या पता वो अपना कोई पाप तुम्हारे गले डाल रहा हो। मेरे भाई को गाली मत दीजिए रोहित, वो आखिरी पल गिन रहा इंसान बिना किसी स्वार्थ के हमारी बेटी को इतने सालों से पलता रहा है और अभी हमसे बिना कुछ मांगे, और आप उसे गलत ठहरा रहे हैं। उसने आज तक हमारी बेटी का राज इसलिए रखा कि आप अपनी बेटी को अपना नहीं पाए और मैं उससे दूर रह नहीं पा रही थी। इसलिए सुमेश भैया ने हमारी गृहस्थी बचाने के लिए ही मुझसे ये राज छिपाया। मुझे सब पता चल गया है। आप ये मत भूलिए कि आपने ही सुमेश भैया को मेरी दशा बताकर उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया था और आज वो हमें हमारी बेटी, हमारी अमानत हमें सौंपना चाहते हैं, तो उसका एहसान करने के बजाय आप उसे ही दोषी ठहरा रहे हो। कम से कम आज तो एक पिता बनकर उस मासूम के लिए सोचिए जो आपका ही खून है। क्या कसूर है उसका जो आप उसको अभी भी नहीं अपना रहे। देखो सुमन, मैं मानता हूँ, पर रोहित कुछ बोलता उससे पहले ही सुमन उसकी बात को बीच में ही काटते हुए एक दृढ़ विश्वास के साथ बोली, आपको मैंने आपके खानदान के 2 चिराग के दे दिए हैं, अपने जीवन के इतने साल भी दिए हैं, पर आपने मुझे क्या दिया। मुझसे मेरे माँ होने का हक छीन लिया, मुझे मेरी बेटी से जबरदस्ती अलग करवा दिया। आपने मुझसे नाइंसाफ़ी करके भी अपनी माँ के बेटे होने का हक अदा किया, पर आज मैं भी अपनी माँ होने का फ़र्ज पूरा कर अपनी बेटी को उसका हक दूंगी जो वो आज मुझसे मांग रही है। मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी, उसे अपनाकर अपने सीने से लगाकर बरसों से अतिरिक्त अधूरी ममता का उधार चुकाऊंगी जो आज मुझे आप भी नहीं रोक पाओगे। कहते कहते सुमन का गला भर आया। अपनी माँ और पिता की बातें सुनकर दोनों बेटे आश्चर्यचकित होकर खड़े थे। माँ, हम भी चलेंगे आपके साथ अपनी बहन से मिलने और उसको लेने। कहते हुए सुमन के दोनों बेटे आगे बढ़कर सुमन के गले से लग गए। ये देख सुमन की आंखें खुशी से हैरानी से भर गईं। चलो, आज इस नई पीढ़ी ने एक औरत होने के अस्तित्व को पहचानना तो सही। यही सही आज से ही सही, पर एक आगाज तो हुआ और आगे अंजाम भी अच्छा ही होगा। अब हमारी हर पीढ़ी में लड़कियों का स्वागत होगा। यह एहसास आज सुमन को अपने बेटों के चेहरे पर पड़कर हो गया था, जो कि अपनी बहन से मिलने की खुशी मना रहे थे। कुछ देर तक खामोशी सी छाई रही। थोड़ी देर बाद रोहित बोला कि हम सब रिया बेटी को लेने जाएंगे। अपने पति के मुंह से सुनकर सुमन चौंक गई और बोली, सोच लो रोहित, वहां जाकर बदल तो नहीं जाओगे। नहीं, पर क्या रिया मुझे अपने पिता के रूप में अपनाएगी। रोहित ने भीगी आंखों से सुमन से सवाल किया तो सुमन ने मुस्कुराकर रोहित को आश्वासन देते हुए कहा, तुमने जितने साल अपनी बेटी को खुद से दूर रख कर उसे सजा दी, तो अब कुछ दिन तुम भी तो सजा भुगतो जब तक वो तुम्हें अपनाए ना। ये सुनकर दोनों बेटे भी मुस्कुरा दिए। सुमन अपने परिवार को लेकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी, परंतु दिल ही दिल में अपने भाई जैसे महान इंसान के इस त्याग और इंसानियत के सामने नतमस्तक भी थी, जिसने उसकी खुशियों के लिए उसकी बेटी को पाला पोसा। यहाँ तक कि सुमेश भैया ने शादी भी नहीं की कि पता नहीं उसकी पत्नी उसकी भांजी को अपनाएगी या नहीं। दिल से ईश्वर को और अपने भाई को शुक्रिया अदा करते हुए सुमन अपने पति और बेटों के साथ खुशी खुशी अपनी बेटी को लेने अपने भाई के घर की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो आप सभी को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।